रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। और उसने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। उसने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आज की क्लास में एक और बहुत ही अच्छे चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दोनों पूछे जाते हैं। तो यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस जो है क्लास में हम लोग जो निर्देशांक चैप्टर है उसकी बेसिक बातों को सीखेंगे। तो जो ये आपका चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, इस चैप्टर में जो कोई बिंदु होता है उसकी जो है स्थिति का निर्धारण किया जाता है। और अगर बात किया जाए कि ये जो चैप्टर है सबसे पहले इस निर्देशांक चैप्टर यानी ज्यामिति जो चैप्टर है इसके बारे में किसने आइडिया दिया और जो है उन्होंने क्या बताया कि इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे। तो जिन्होंने 1637 ईस्वी में बताया कि इस निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे करें। तो अगर देखा जाए उनका नाम रेनी देकार्ते था। क्या था? रेनी देकार्ते था। और उनको हम लोग इंग्लिश में यानी कि डेस्कार्टिस जो है लिखा हुआ स्पेलिंग से पढ़े तो वैसे हो जाता है। तो इन्होंने बताया था। अब बात किया जाए कि जो ये निर्देशांक ज्यामिति है इसमें जिस यानी कि किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण यानी किस हिसाब से किया जाता है तो वो सारी बातें यहाँ पर देखा जाए। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग बात करें, जैसे ये बिंदु है उसको हम लोग इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं और उसके निर्देशांक यानी कि हमेशा x, y टाइप से लिखे जाते हैं। यानी किसी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जो है x, y टाइप से लिखे जाते हैं और इसको हम लोग त्रिवित युग्म भी कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पहला x लिखा हुआ है किसी निर्देशांक के अंदर जो फर्स्ट एंट्री लिखी होती उसको हम लोग भुज कहते हैं और जो दूसरी एंट्री लिखी होती उसको हम लोग कोटि कहते हैं। भुज को इंग्लिश में एब्सिसा भी बोला जाता है, कोटि को आर्डिनेट भी कहते हैं। और इसी भुज को x जो है निर्देशांक भी बोला जाता है y और इस कोटि को y निर्देशांक भी कहा जाता है। यानी कि किसी बिंदु के जो निर्देशांक लिखे जाते हैं वो भुज कामा कोटि करके लिखे जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब बात किया जाए कि किसी चतुर्थांश में जो है यानी किस तरीके से किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस जो है x एक्सिस को हम लोग क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं और जो ये y एक्सिस आपको दिख रही है इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। तो यहां से देखा जाए अगर दोनों ये अक्ष जिस बिंदु पर इसको काटती है यहाँ पर पॉइंट को ऐसे सपोज कर लिया जाए और ये जो आपका यानी कि कोई पॉइंट P है, जैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है इसकी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए जो ये पॉइंट P है यानी कि अगर देखा जाए जो ये x होता है ये यानी कि y अक्ष से ये दूरी होती यानी जो x है ये x अक्ष पर चली गई दूरी होती है भुज, जिसको हम लोग भुज कहते हैं। तो भुज जो होता है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है। वैसे ही y को देखा जाए तो ये जो कोटि है ये y अक्ष पर चली गई दूरी होती है और दोनों यानी कि पॉइंट जहां पर आकर के कट करते हैं ऐसे उसके कोऑर्डिनेट px, y टाइप से लिखा जाता है। और इस सिस्टम में
यानी किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण जिस पद्धति में किया जाता है या इस पूरे सिस्टम को, यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट इसके जो है यानी कि बताए गए, तो यहाँ पर रेनी देकार्ते महोदय ने कहा था कि किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण जिस विधि से किया जाता है या जिस सिस्टम में करते हैं उसको हम लोग कार्तीय पद्धति कहते हैं। एक बार तो क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है वो किस पद्धति में करते हैं, किस सिस्टम में करते हैं, तो उसको हम लोग जो है यानी कार्तीय पद्धति कहते हैं, उसमें उसका निर्धारण यहाँ पर किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर थोड़ा बात किया जाए, ये जो आपको यानी रेखाएं दिख रही हैं जैसे x o x डैश, y o y डैश, तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग समकोणिक निर्देशांक यानी निर्देशाक्ष बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगुलर एक्सिस बोला जाता है। इसको समकोणिक निर्देशाक्ष जो है क्यों बोला गया, क्योंकि ये दोनों अक्षें एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो निर्देशांक यानी कि ये अक्ष होती समकोणिक अक्ष का नाम क्यों पड़ता, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर ऐसे यहाँ पर कट कर रही होती हैं, तो इनको हम लोग समकोणिक निर्देशाक्ष ही बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये नहीं लिखा था। और किसी बिंदु के निर्देशांक जो x, y टाइप से होते हैं वो हमेशा इसी हिसाब से लिखे जाते हैं, कभी भी y, x टाइप का नहीं लिखा जाता है, वो जो है इस टाइप से इसको नहीं लिखा जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, x, y नॉट इक्वल टू y, x के। अब उसके बाद में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जब कोई प्लेन यानी समतल जो होता है उस समतल में अगर हम लोग x एक्सिस को और y एक्सिस को यानी जो है यानी कि जो मतलब x अक्ष है और y अक्ष है उसको ड्रा किया जाए तो वो पूरा का पूरा समतल 4 समतलों में डिवाइड हो जाता है। उसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए चतुर्थांश को क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। और ये कोई जैसे बोर्ड लेना, अब ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है और उस प्लेन में मैंने क्या किया, ये जो है x अक्ष को और y अक्ष को ड्रॉ किया। जैसे ही मैंने x अक्ष और y अक्ष को ड्रॉ किया तो ये दोनों अक्ष एक दूसरे को पहली बात तो जिस बिंदु पर काटती हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, उसको ओरिजिन भी कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मूल बिंदु है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इस मूल बिंदु के निर्देशांक बता दीजिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ओरल क्वेश्चन ये जो है मतलब ध्यान रखिए आप, यानी थ्योरी से तैयार कर लीजिए, पूछा जरूर जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,0 हो जाएंगे। और मूल बिंदु ही ऐसा बिंदु है जिसका x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी दोनों शून्य होती हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब यहां से देखा जाए जैसे ही x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को कट किया तो ये पूरा का पूरा समतल यानी प्लेन 4 समतलों में डिवाइड हो गया। हर एक का नाम यहाँ पर आप जो है बता सकते हैं। और जैसे पहला ये अगर देखा जाए जो O से x यानी ये पूरी की पूरी x डैश x जो लाइन तुमको दिख रही ये पूरी की पूरी ये जो है x अक्ष है। बट अगर हम लोग सही से बोले तो O से x तक जितनी ये आपको अक्ष दिख रहे इसको हम लोग x अक्ष की धनात्मक दिशा बोलते हैं या इसको x अक्ष की धनात्मक अक्ष बोला जाता है। जबकि ये O से O डैश तक जो लिखा हुआ इसको हम लोग x अक्ष की ऋणात्मक अक्ष बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए इस O पॉइंट से ऊपर की तरफ जो ये y आपको दिख रहा y अक्ष इसको हम लोग धनात्मक y अक्ष बोलते हैं। वैसे ही नीचे की तरफ देखा जाए O से O यानी कि y डैश की तरफ तो ये इतनी जो दूरी है यानी कि ये इतनी अक्ष जो है इसको हम लोग y अक्ष की ऋणात्मक अक्ष बोलते हैं।
फिर यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो यानी क्वाड्रेंट सिस्टम है, जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्लेन या कोई समतल 4 समतलों में डिवाइड हो जाता है और हर एक समतल का अपना एक नाम होगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला लिखा हुआ इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको या प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और ये जो चौथा लिखा हुआ है इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, इसको क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इस जो है चतुर्थांश सिस्टम से एक जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यानी पूछ लिया जाता है, यानी कोई बिंदु आपको दे दिया जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये जो बिंदु दिया गया है ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा या फिर किस अक्ष पर आएगा। तो ये थोड़ा जो है ध्यान रखेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर आपको इस चतुर्थांश सिस्टम पर अच्छी सी पकड़ है, यानी इसकी बेसिक बातें अगर आपने अच्छे से सीख ली हैं, तो फिर उसका आंसर दिया जा सकता था। जैसे यहाँ पर साइन की बात कर लिया जाए कि अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो उसका चिन्ह क्या होगा, यानी उसके निर्देशांकों का जो निर्देशांक है यानी कि भुज और कोटि, उसके साइन क्या होंगे, और साइन को देखते ही हम लोग वहां पर उसको जो है स्थिति को जो है पता कर लेंगे कि ये कहां पर स्थित होगा। बस यही क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। तो देखा जाए ये जो प्रथम चतुर्थांश में होगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु का भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे। क्यों होंगे? उसका रीजन ये, क्योंकि ये चतुर्थांश जो है यानी ये जो समतल है वो x अक्ष की धनात्मक अक्ष और y अक्ष की धनात्मक अक्ष दोनों के द्वारा घिरा हुआ है। तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, इस वजह से भुज और कोटि दोनों क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। इसी वजह से भुज और कोटि का चिन्ह प्लस कॉमा प्लस होगा। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए तो ये y अक्ष की धनात्मक अक्ष, ये x अक्ष की ऋणात्मक अक्ष, यहाँ पर देखा जाए इसी वजह से इस जो है चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं माइनस और प्लस होते हैं। वैसे ही थर्ड वाले में बात करें, x अक्ष भी ऋणात्मक, y अक्ष भी ऋणात्मक, तो इन दोनों अक्षों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसमें स्थित कोई बिंदु के जो निर्देशांक होंगे भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होंगे। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ था चतुर्थ चतुर्थांश में भुज फिर से धनात्मक हो गया, कोटि फिर से ऋणात्मक हो गई, इसीलिए भुज और कोटि यानी भुज तो धनात्मक होता है लेकिन कोटि ऋणात्मक होती है। कौन से चतुर्थांश में? चौथे चतुर्थांश में या चतुर्थ चतुर्थांश में। अब उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा और बात कर लिया जाए, यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा तो उसका भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे, लेकिन दूसरी बात पूछ लिया जाता अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है तो उसका भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होंगे। यहाँ से देख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वो चतुर्थांश कौन से हैं, यानी कि वह चतुर्थांश कौन कौन से हैं जिसमें स्थित बिंदु का निर्देशांक जो भुज और कोटि होते हैं वो दोनों का चिन्ह समान रहता है। ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या कहा? उन चतुर्थांशों के नाम बताइए जिसमें स्थित बिंदु के जो निर्देशांक का चिन्ह होगा वो दोनों समान हो। तो अगर देखा जाए वो चतुर्थांश कौन कौन से हैं, एक तो फर्स्ट और थर्ड, यानी कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के जो निर्देशांक में भुज और कोटि का चिन्ह होगा वो समान रहता है, यहाँ से देखा जा सकता है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, यानी कि अगर कोई बिंदु चतुर्थांश में है तब तो वो या तो प्रथम में होगा या द्वितीय में या तृतीय में या चतुर्थ में। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, बनता है कि बाई चांस अगर कोई बिंदु यानी कि मतलब कोई बिंदु जो है किसी अक्ष पर ही स्थित हो तो उसका निर्देशांक किसके रूप का होगा,
वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस पूरी अक्ष पर, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये जो आपकी पूरी की पूरी एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर अगर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में कोई पॉइंट कहीं पर होगा तो वो हमेशा x, 0 टाइप का होगा। कैसा होगा? यानी एक्स अक्ष की धनात्मक अक्ष पर अगर होगा तो वो x, 0 टाइप का होगा। पूछा भी जाता है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप कैसा होगा, तो x, 0 टाइप का होगा। और अगर ये ऋणात्मक अक्ष पर कहीं पर होगा तो यहाँ पर ये -x, 0 टाइप का हो जाएगा। ये हमेशा के लिए बात याद कर लेंगे। वैसे ही अगर कोई y अक्ष पर स्थित बिंदु होगा तो y अक्ष पर स्थित बिंदु अगर धनात्मक दिशा में होगा तो यहाँ पर देखा जाए तो 0, y टाइप का होगा। बट अगर ऋणात्मक जो है y अक्ष पर होगा कहीं तो वो 0, -y टाइप का होगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देख सकते हैं x अक्ष पर कोई बिंदु कहीं भी हो तो उसकी जो y यानी निर्देशांक है, यानी कि कोटि जो है वो हमेशा शून्य रहती है। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ठीक वैसे ही y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो भुज होता है वो हमेशा शून्य होता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो भुज होगा वो हमेशा शून्य होता है। और x अक्ष पर स्थित जो है किसी बिंदु की कोटि जो होती है वो हमेशा शून्य होती है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ नोट टाइप में लिख रखा था, वो पूछे जाते हैं कि भाई मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो अभी मैंने बताया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। दूसरा, ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक्स अक्ष यानी क्वाड्रेंट सिस्टम में जो आपका चतुर्थांश है उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम में जो निर्देशांक अक्ष होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं, समकोण पर कट करती है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है फार्मूले बेस्ड होते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, और किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई, यानी ये सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उन फार्मूलों को और डिस्कस कर लिया जाए, फिर हम लोग जो है ताकि उन जो क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें, तो 1 बाय 1 करके उन फार्मूलों को भी देख लिया जाए। यहाँ पर जैसे लिखा था दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे? जैसे ए कोई पॉइंट हो, बी कोई पॉइंट हो, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 हो और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, तो इस कंडीशन में ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होगा, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसी को दूसरे फॉर्म में कुछ लोग जो है मतलब कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, तो चाहे ये वाला फार्मूला लगा करिए तब भी जो है डिस्टेंस सेम आएगी, और दूसरा फार्मूला ये भी लिखा था AB इज इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बट इन दोनों में ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगर x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो y2 में से y1 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो y1 में से y2 को ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहे फर्स्ट वाले फार्मूले से लगाएं या इस फार्मूले से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस उतनी ही आएगी, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर कोई एक बिंदु आपको दे दिया जाए और आपसे उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए, तो वहां पर उसको जो है दूरी यानी निकालने का फार्मूला क्या होता है? OA बराबर, जैसे A कोई पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, इस बिंदु की मूल बिंदु O यानी 0, 0
के बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो बहुत आसान फार्मूला है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, OA = अंडरवुड x जो है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो x क्या है, उस वाले पॉइंट का भुज है, और जो y है वो क्या है, उसी बिंदु की कोटि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक बिंदु दे करके और मूल बिंदु से दूरी पूछें तो उसी बिंदु की भुज का स्क्वायर करिए और कोटि का स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करिए और अंडर रूट यानी वर्गमूल ले लीजिए, फिर जो आएगा वो उसके बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बातें ध्यान रखेंगे, तब जल्दी जो है वहां पर आंसर को सॉल्व किया जा सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला जिसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं, इंग्लिश में उसको सेक्शन फार्मूला कहा जाता है, और इस पर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फार्मूले की बात किया जाए तो अगर बिंदु A और B इन दोनों के कोऑर्डिनेट x1, y1 हो और x2, y2 हो, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो हो वो AB यानी इस तरीके से मिला रही हो, तब कोई पॉइंट P, ये जैसे ही इस लाइन पर कोई पॉइंट P आप कंसीडर करेंगे तो ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन को या इस लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। अब वो 2 पार्ट इक्वल भी हो सकते हैं और वो अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट P AB रेखाखंड को m/n में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? m/n में अंतः डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसको अंतः विभाजित कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जाते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने का यानी निर्देशांक निकालने का जो फार्मूला होता है, ये लिखा था कि mx2 + nx1 m + n, my2 + ny1 m + n, ये फार्मूला है, इसी को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी जो है यानी कि जो है फार्मूले से रिलेट करके हम लोग एक और जो है फार्मूला पढ़ेंगे जिसको मध्य बिंदु यानी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या होता है। क्योंकि भाई जैसे ही A और B ये दो पॉइंट थे और उस कंडीशन में अगर ये P पॉइंट मिडिल में हो जाए, ठीक बीचों बीच में हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर का पोर्शन यानी AP और ये PB दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उसका जब रेशियो लिया जाएगा तो वहां पर वो क्या होगा, 1/1 करके आ जाएगा। तो जिस कंडीशन में यानी कि इस रेखाखंड पर ये पॉइंट P मिडिल में होगा, मध्य बिंदु होगा, तो उस कंडीशन में जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। और उस कंडीशन में जब m और n दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब मध्य बिंदु का जो फार्मूला यहां से निकल करके आता है, इसी से इसको डिराइव किया गया। तो यहां से देखा जाए बिंदुओं A और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो यहां देखा जाए जो x का यानी जो ये x1 है वो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट B का जो है यानी कि x कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके /2 किया गया। वैसे ही y1 और y2 क्या है उसके यानी कि y निर्देशांक है, दोनों को ऐड करके /2 कर दीजिए। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद अगर आपको कोई 3 बिंदु दे दिए जाए और उनसे बनने वाला ट्रायंगल जैसे यहाँ पर दिखाया गया था, एक ट्रायंगल ABC था, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 यानी कि A के कोऑर्डिनेट x1, y1, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट x3, y3 दिए हो, यानी कि तब आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे पूछा जाए या फिर इस जो है यानी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछ लेता है, वो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये जो केंद्रक है वो कैसे मिलेगा, यानी कि ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा था सभी वर्टेक्स से यानी शीर्ष से माध्यिका को मैंने जो है खींच रखा था। तो
तो किसी त्रिभुज का केंद्रक आपको कैसे मिलेगा, यानी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा, जब आप उस जो है त्रिभुज की माध्यिका को खींचेंगे और तीनों माध्यिका का जो कटान बिंदु होगा उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो माध्यिकाएं होती हैं उन माध्यिकाओं को जो केंद्रक होता है वो 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा था, ये पूछा भी गया क्वेश्चन है कि जो माध्यिकाएं होती हैं इनको जो केंद्रक होता है वो किस अनुपात में बांटता है, तो 2:1 के अनुपात में उसको डिवाइड करता है। तब इस केंद्रक के निर्देशांक का निकालने का फार्मूला क्या था, आपको क्या करना है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3, यानी इसकी हेल्प से हम लोग इस केंद्रक के निर्देशांक को निकाल पाएंगे। और यहां पर देखा जाए तो इसी केंद्रक का जो है निर्देशांक निकालना होगा तो ये काम करना है। लेकिन अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल का ये बड़ा सा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और उसको ध्यान रखेंगे। ट्रिक के साथ में उसको हम लोग याद कर लेते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वैल्यू है उसके सफिक्स को देखिए, यानी जो सफिक्स लिखी तो लिखी थी 23, 31, 12। ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस फार्मूले को हम लोग 23, 31, 12 करके याद करेंगे। वो कैसे, तो जरा यहाँ ध्यान देना। लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर 1/2 x1 और ब्रैकेट के अंदर देखो तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको ध्यान रखते हुए अगर देखा जाए तो ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में 23, फिर दूसरे वाले में 31 लिखा हुआ था, यानी कि ऐसे, और थर्ड वाले ब्रैकेट में 12 लिखा हुआ था। सफिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको बोलचाल की भाषा में बच्चों को लर्न कराने के लिए हम लोग इसको 23, 31, 12 करके भी लर्न कर लेते हैं। कुछ जो है यानी कि जो मतलब टीचर्स होते हैं वो ये भी तीनों नंबर्स की सफिक्स को मिला लेते हैं। तो अगर देखा जाए 1 2 3 इन तीनों नंबर्स को मिला लो तो इसको 123, 231, 312, ये भी मतलब शॉर्टकट बनाते हैं 123, 231 और 312 करके। तो जो आपको इजी लगे, जिस तरीके से आप सीख पाए उसको सीख लीजिए, ये आपको आना चाहिए। जब कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा। और बाकी जो है फार्मूले भी पढ़े गए बट वो आपको काम नहीं आने वाले। ये फार्मूला तब आपको अप्लाई करना है जब उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए जाएं। अब उसके बाद यहाँ पर अभी जैसे जो है प्री बोर्ड चल रहा था उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो यहाँ पर k का मान निकाल करके बताइए। तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या चीज तुमको ध्यान रखना है, संरेख होने की जो यानी कंडीशन है वो क्या होती है वो जरा ध्यान से समझेंगे। तो जैसे ये 3 त्रिभुज यानी कि आपको 3 बिंदुओं को मिला करके एक त्रिभुज बना था। अब ये तीनों बिंदु जब एक लाइन में आ जाएंगे और लाइन में आएंगे तो लाइन में आने की कंडीशन में क्या ये त्रिभुज को बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य निकलेगा। तो जब शून्य निकलेगा तो इसका मतलब बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, यानी संरेख होने का मतलब क्या है? तीनों बिंदु एक लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो स्ट्रेट लाइन में होने का मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में एक लाइन जो है बनेगी और लाइन का कोई क्षेत्रफल होता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से समझ में बात ये आई ओवरऑल कि जब कोई 3 बिंदु संरेख होंगे तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन भी याद रखिए कि जब कभी कोई 3 बिंदु दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इनको द्वारा बनाया गया जो है क्षेत्रफल क्या होगा, इनके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और यानी कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो उसको ओरल ऐसे आंसर बताइए शून्य होगा।
यहाँ पर देखा जाए उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ये फैक्ट याद कर लेंगे कि तीनों बिंदुओं के संरेख होने का जो प्रतिबंध है, इसका मतलब अभी आपने बोला कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा शून्य आएगा। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है इसको इक्वल टू 0 लिखा जाए तो 0 लिखने का मतलब इसके मल्टीप्लाई में हाफ है, उस साइड में जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो लाइन इतना मैंने की लिखी हुई थी यही इक्वल टू किसके हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यही कंडीशन जो है संरेख होने का प्रतिबंध भी कहलाती है। यहाँ पर लिखा था कि x1 जो है इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और एक बात और सीख लीजिए, क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ लिया जाता है, कोई बिंदु आपको दे दिया जाएगा, उसकी x अक्ष से दूरी पूछी जाएगी, y अक्ष से दूरी पूछी जाए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा हम एक बार फिर से और बात करेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट लिखा हुआ था तो इस पॉइंट के निर्देशांक तो ये p यानी x, y टाइप के थे, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बिंदु x अक्ष से कितना दूर है, x अक्ष से दूरी का मतलब क्या हुआ, ये आपकी x अक्ष है, ये जो दिख रहा था ये x अक्ष है, और x अक्ष से दूरी का मतलब ये वाली दूरी हुई ना, तो x अक्ष से दूरी का मतलब ये y, और y की वैल्यू आपको आंसर में बतानी होती है। जैसे हम लोग बात करें कि अगर कोई एक कोऑर्डिनेट है 3,4, अब इस बिंदु की जो है x अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो आंसर में आपको बताना है 4, कितनी होगी, 4 मात्रक दूरी हो जाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखा जाए इसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y अक्ष से दूर का मतलब ये दूरी, यानी कि इस बिंदु की दूरी y अक्ष से ये हुई। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये दूरी भी तो x अक्ष पर चली गई दूरी है, इसका मतलब आपको भुज बताना होता है आंसर में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो उसका y कोऑर्डिनेट आंसर में बताना होता है, यानी कोटि बतानी होती, और जब आपसे उसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो आपको भुज बताना होता आंसर में, यानी कि x निर्देशांक आपको बताना होता है। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये क्लास कैसी लगी इसे कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर जो है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी इस क्लास का लाभ उठा सकें, और हम और आप दोनों मिल करके अच्छी सी तैयारी करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें और हम भी आगे जो है अपनी मंजिल को पा सकें। दोनों जम के मेहनत करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लास में इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो थैंक यू।